तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में। प्ली बार्गेनिंग मतलब अपनी कोर्ट के अंदर एक प्ली रखना और मानना कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने ये गलती करी है, मैंने ये ऑफेंस किया है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ मान रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो पनिशमेंट दे रखी है मुझे उसकी कम से कम सज़ा दे दी जाए, या फिर मुझे फाइन देकर ही छोड़ दिया जाए, या फिर मेरे गुड कंडक्ट को देखते हुए मुझे इस केस से रिलीज कर दिया जाए। और अगर सिंपल तरीके से प्ली बार्गेनिंग को समझा जाए तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं अपने मार्केट में जाकर, जो आप बार्गेन करते हैं कि ये चीज़ इतने की नहीं बल्कि इतने की दे दो, तो उसी तरह आप अपने कोर्ट केस के अंदर कोर्ट से बार्गेन करते हैं कि अगर मैं मान रहा हूं कि मैंने ऑफेंस किया है तो उसके बदले में कोर्ट भी मेरी तरफ लीनियंट हो जाए, यानी कि एक सिंपल हो जाए और मुझे अपना गुड कंडक्ट देखते हुए या फिर फाइन देकर या फिर जितनी भी मिनिमम पनिशमेंट होती है उससे भी कम देकर मुझे इस कोर्ट से छोड़ दिया जाए, जिससे कि मैं अपना टाइम भी बचा सकूं और मेरी जो परेशानियां हैं कोर्ट केस की वो भी मैं दूर कर सकूं। तो आइए डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल कोर्ट के अंदर कौन कौन सा अपराधी कर सकता है, किन किन केसेस के अंदर कर सकता है, इसका फायदा कब होगा, नुकसान कब होगा। तो आइए समझते हैं। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी के सेक्शंस के हिसाब से। और मेरे हिसाब से ये जो सारे सेक्शंस हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम के अंदर एक हर व्यक्ति को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज हमारी आम जिंदगी के अंदर हर वक्त एक ना एक लॉ तो अप्लाई हो ही रहा होता है। तो सेक्शन सबसे पहला 265A बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, जो कि बताता है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर कब कब लगाई जा सकती है और कौन कौन से ऑफेंसेस के अंदर लगाई जा सकती है और कौन कौन सा व्यक्ति कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एप्लीकेशन है कौन लगा सकता है। तो नंबर 1, जब एक केस के अंदर एक व्यक्ति को अपराधी बनाया गया हो जिसके अगेंस्ट में क्राइम लिखा गया हो, तो वो व्यक्ति यानी कि एक्यूज पर्सन कोर्ट के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो दूसरी चीज आपको ये जाननी जरूरी है कि इस एप्लीकेशन को कब कब लगाया जा सकता है। तो नंबर 1, इस एप्लीकेशन को तब लगाया जा सकता है जब एफआईआर थाने के अंदर लॉन्च हुई हो और उसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 के अंदर लगाता है, या फिर दूसरी चीज जब कंप्लेनेंट डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लेकर जाता है अपने एक ऑफेंस की, और जब मैजिस्ट्रेट को सारे फैक्ट्स और सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए लगता है कि एक्चुअली में इस व्यक्ति के अगेंस्ट में क्राइम कमिट हुआ है और इस केस के अंदर XYZ जो पर्सन है वही अपराधी है, और जब मैजिस्ट्रेट उस केस के अंदर कॉग्निजेंस लेता है यानी कि एक एक्शन लेता है, तो उस टाइम के ऊपर उस केस के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्यूज पर्सन द्वारा दर्ज की जा सकती है। और इसी के साथ साथ अब इसमें जानते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस के अंदर एक एक्यूज पर्सन यानी कि अपराधी कोर्ट के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो सिंपल सा तरीका यह है कि जिन ऑफेंसेस के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक की दी गई हो उन ऑफेंसेस के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यानी कि इसका मतलब है कि उन ऑफेंसेस में जिसके अंदर 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो यानी कि उम्र कैद का प्रोविज़न हो, या फिर फांसी की सज़ा का प्रोविज़न हो, तो उन केसेस के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। और साथ ही प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर तब भी नहीं लगाई जा सकती जब एक व्यक्ति ने अफेक्ट किया हो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे देश की, या फिर उस व्यक्ति ने क्राइम किया हो एक वुमेन के अगेंस्ट या फिर बच्चे के अगेंस्ट जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, या फिर एक ऐसा अपराधी जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो यानी कि उसकी आदत हो क्राइम करना। और इसके अलावा जब एक अपराधी ने पहले भी उसी तरह का ऑफेंस किया हो जिसके अंदर किसी भी कोर्ट द्वारा उसे कन्विक्शन की गई हो यानी कि पनिशमेंट दी गई हो, और उसी तरह का ऑफेंस जब वो दोबारा करता है और उसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाता है, तो उसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को भी कोर्ट के अंदर दर्ज नहीं किया जाएगा। इसमें अगला सेक्शन 265B बात करता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, यानी कि इस सेक्शन के अंदर एक अपराधी अपने केस के अंदर एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल करता है। इस एप्लीकेशन के साथ साथ अपराधी अपना एक एफिडेविट भी कोर्ट के अंदर लगाता है कि मैं अपनी सहमति से ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाने जा रहा हूं। और जब कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन है ये अपराधी द्वारा खुद लगाई गई है बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन यानी कि एक तरह का अग्रीमेंट बनाने को कहती है, जिसके अंदर ये भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं कि जो एक्यूज पर्सन है वो कंप्लेनेंट को कुछ अमाउंट एज अ कंपनसेशन दे सकता है। लेकिन इस चीज के अंदर आप ये ध्यान रखना, जो कंपनसेशन है वो अपराधी को पूरी तरह से पनिशमेंट ना दिलवाने के लिए
तय नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको 10 लाख देता हूँ, 5 लाख दे देता हूँ और उसके बाद वो पनिशमेंट से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। उस चीज़ की बात हम आगे करेंगे कि पनिशमेंट किस हिसाब से प्ली बार्गेनिंग के बाद हो सकती है। लेकिन इसमें अभी आप ये समझिए कि अग्रीमेंट होने के बाद जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज को एक फिक्स डेट दे देती है। लेकिन मान लो कि अगर कोर्ट को यह पता चलता है कि अपराधी द्वारा इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को जबरदस्ती फोर्सफुली लगवाया गया हो कोर्ट के अंदर, तो उस केस के अंदर जो कोर्ट है प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर को कैंसिल कर देगी और उस केस को उसी स्टेज पे लगा देगी जिस स्टेज के ऊपर इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को मूव किया गया हो। यानी कि उस स्टेज से फिर आम तौर से जैसे केस चलते हैं उसी तरह से वो केस चलेगा। इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है 265C वो बात करता है कि किस हिसाब से उनके बीच में अग्रीमेंट हो सकता है। जो नेक्स्ट सेक्शन है 265D वो बात करता है म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री की, यानी कि जो अग्रीमेंट है उसकी रिपोर्ट किस तरह से कोर्ट के अंदर सबमिट की जाएगी। चलिए इसमें अब अगला सेक्शन ले लेते हैं जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ द केस की, और इसके अंदर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD, एक एक करके पढ़ लेते हैं जिससे कि और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। डिस्पोजल ऑफ द केस यानी कि दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट करवाने के बाद कोर्ट उस केस को किस तरीके से खत्म करेगी, सिंपल सा ये बोलता है ये सेक्शन। तो नंबर A पॉइंट कहता है कि काफ़ी बार ये होता है कि जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन दिलवा देती है और उसके बाद दोनों पार्टीज को सुनती है और उनकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कि उसको कितनी सज़ा दी जाए उसको तय करती है। काफ़ी बार ये भी होता है कि जो कोर्ट है वो एक व्यक्ति के गुड कंडक्ट को देखते हुए भी छोड़ देती है, आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360 भी छोड़ देती है, यानी कि श्योरिटी ले लेती है और गारंटी ले लेती है कि कल को तुम कभी भी क्राइम नहीं करोगे। इस तरह की भी श्योरिटी ली जा सकती है और उसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर के बेसिस पे भी कोर्ट एक व्यक्ति को छोड़ सकती है। सेक्शन B कहता है कि जब एक कोर्ट को लगता है कि एक जो व्यक्ति है उसको रिलीज किया जा सकता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर को देखते हुए या फिर अन्य किसी भी लॉ को देखते हुए जो उस टाइम के अंदर फोर्स में हो यानी कि लागू हो, तो तब भी उसे छोड़ा जा सकता है, उसका बेनिफिट दिया जा सकता है। और जो C पॉइंट है वो ये कहता है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसकी अभी अभी हमने बात करी है B पॉइंट की, अगर उन ऑफेंसेस के अंदर एक व्यक्ति को उस अपराध की एक मिनिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, यानी कि एक सेक्शन है जिसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट बता रखी है और मैक्सिमम बता रखी है कि मिनिमम इतनी तो होगी और मैक्सिमम इतनी की जा सकती है, तो उन ऑफेंसेस के अंदर जो कोर्ट है उस व्यक्ति को उस मिनिमम पनिशमेंट की हाफ पनिशमेंट दे सकती है। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि एक अपराधी द्वारा इस तरह का ऑफेंस किया गया है जो ना तो B में ना ही C के अंदर कवर अप हो पा रहा है, तो उन सारे केसेस के अंदर जज 1/4 ऑफ द पनिशमेंट उस अपराधी को सुना सकता है। अगला जो सेक्शन है वो बात करता है जजमेंट ऑफ द कोर्ट की, यानी कि प्ली बार्गेनिंग के अंदर उस केस में जो जजमेंट दी जाएगी। सेक्शन 265G बात करता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक केस की फाइनलिटी हो जाएगी जजमेंट की, तो उस चीज़ के अंदर फाइनल होने के बाद उस केस में कोई भी अपील नहीं की जा सकती। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है स्पेशल लीव पिटीशन हायर कोर्ट के अंदर। उसके बाद बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 265H, जिसके अंदर पावर बता रखी है कोर्ट को है प्ली बार्गेनिंग के केसेस को एंटरटेन करने की। इसमें अगला सेक्शन 265I बात करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द एक्यूज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को प्ली बार्गेनिंग के बाद भी सज़ा हो जाती है और उस केस के अंदर उसे पहले ही जेल हो रखी हो और वो बेल पे छूटा हो, तो उस पीरियड को उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगला सेक्शन बात करता है सेविंग्स और 265 के सेक्शन बात करता है स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज। फॉर एग्जाम्पल, प्ली बार्गेनिंग के अंदर एक अपराधी ने कन्फेस कर लिया हो, प्ली कर लिया हो कि मैंने ऑफेंस किया है, मुझे लेसर पनिशमेंट दे दी जाए, मुझे कम दी जाए सज़ा, तो उस केसेस के अंदर अगर कल को प्ली बार्गेनिंग ना हो तो क्या उसकी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल उस केस के अंदर फ्यूचर में हो सकता है या फिर नहीं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इस सेक्शन के अंदर बता रखा है द स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स स्टेटेड बाय द एक्यूज इन एन एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। यानी कि प्ली बार्गेनिंग के प्रोसीजर के दौरान स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो इसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जो आम तौर पर केस चलता है उसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। और जो लास्ट सेक्शन है 265L वो बात करता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। इसे एक लाइन में समझ लीजिए
कि जो जुवेनाइल जस्टिस के जो एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन 2 के है उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। एंड आई होप आपको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी हो गई होगी। एंड थैंक यू।